हम्म। उससे ना एंटीबॉडीज डिसाइड होती है, अगर टाइप ए टाइप है तो एंटीबॉडी बी बनेगी, और टाइप बी टाइप है तो एंटीबॉडी ए बनेगी। ये सही है। ये तो आपने एंटीबॉडी बनाने की बात करी। हाँ, एंटीबॉडीज बनती ये बीटा सेल्स के डिफरेंशिएशन और वो एंटीबॉडीज भी बनती सही है। बात है। मैं ये बोल रहा हूं कि वो एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज बिना एंटीजन के, आप तो ये बता रहे हो बना कौन रहा है और कैसे रहा है, लेकिन बनेगी कब? जब एंटीजन का एक्सपोजर होगा। जब कोई बैक्टीरिया या कोई उसका एक्सपोजर होगा। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूं। मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरे ब्लड में एंटी बी एंटीबॉडी है। मतलब मुझे मेरे जीवन में कहीं ना कहीं बी एंटीजन का एक्सपोजर हुआ होना चाहिए। बिल्कुल तो सही। कहां हुआ, यही तो पूछ रहा हूं। सर, जब कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, होता है मैंने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कोई बैक्टीरिया का एक्सपोजर नहीं। होता है। आज मेरी बात सुनो, यहां पर ऐसा कोई तो होगा जिसने आज तक कभी ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज किया है, तो उसमें वो एंटीबॉडी कैसे आई? हाँ बताओ। अगर जैसे कि हमारा एंटीजन ए है बॉडी में, और उसके आगे एंटी ए होगी तो उस एंटीजन को मार देंगे। ये सही है कि एंटी ए नहीं होती, एंटी बी क्यों है? वो इसलिए है कि अगर ए होगी तो उसको मार देंगे। आप जो कारण बता रहे हो वो एंटी ए ना होने का है, एंटी बी होने का क्या कारण है? सर, एंटी कोई ना कोई बैक्टीरिया पूरे लाइफ में या वायरस कुछ ऐसा आया होगा जिसके कारण वो एंटीजन उसके थ्रू आए होंगे। देखो भाई, दो चीजें। इस सबसे पहली बात तो मतलब ये है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन नहीं है। तो अब क्या होता है, ये एंटीजन्स केमिकली क्या है? शुगर है। अब शुगर तो बहुत कॉमन है, बच्चा जब पहली बार मां का दूध पीता है उसमें भी शुगर आती है। दूसरा, बैक्टीरिया के इंटेस्टीन, बच्चे के इंटेस्टीन्स या ब्लड में कुछ बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं, उनके सरफेस पे शुगर रहती है। तो वो शुगर जो बैक्टीरिया की सरफेस पर है या मां के दूध में आई है, उसके विरुद्ध बच्चा एंटी ए एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज बना लेता है। फिर आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन आया तो सिस्टम एंटी ए को डिस्ट्रॉय कर देता है, नहीं तो वो उसी को मार देगी। तो उसके अंदर क्या रह जाता है? एंटी बी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें सिस्टम एंटी बी डिस्ट्रॉय कर देता है, क्या रह जाता है? एंटी ए। तो जो एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज बनती हैं, ये ब्लड ग्रुप एंटीजन्स के अगेंस्ट नहीं बनती, ये मां के दूध या इंटेस्टीन्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनती है। लेकिन काम किसके विरुद्ध करती है? ब्लड ग्रुप के विरुद्ध। सर, फिर भी अपन जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, सेम टाइप को चढ़ा देते हैं, तो तब भी अब इंसान सर्वाइव कर जाते हैं। हाँ, साइड रिएक्ट, देखो क्या होता है, मैंने कहा ना, वैसे तो आप पीसीवी या पैक सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट ट्रांसफर करते हो। इमरजेंसी केसेस में पूरा का पूरा खून चढ़ाना पड़ता है। अब अगर पूरा का पूरा खून नहीं चढ़ाया गया तो आदमी मर जाएगा। तो जब पूरा का पूरा ब्लड चढ़ाते हैं तो सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदमी बच जाता है। हाँ, थोड़े बहुत रिएक्शंस होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी के, लेकिन वो फेटल नहीं होते, तो काम चल जाता है। ठीक है, तो हमने लास्ट में देखो ब्लड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा हमने देख लिया था, ब्लड सेल्स का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। ब्लड सेल्स बनते कहां हैं? बोन मैरो में। ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस हिमेटोपोएसिस। हिमेटोपोएसिस बोन मैरो में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में लिवर और स्प्लीन में, और सबसे पहले शुरुआत योग सैक। तो अब हम सबसे पहले ब्लड सेल्स देखेंगे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, या जिसे हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट्स। आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स का नॉर्मल काउंट संख्या 5 से 5.5 मिलियन या 50 से 55 लाख। लाइफ स्पैन 120 डेज। तो आरबीसीज का मैंने यहां पे ले लिया नॉर्मल काउंट 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन 120 दिन।
न्यूक्लियस नहीं होना। डिवॉइड मतलब एब्सेंस, लैक। अब देखो, सबसे पहले अगर अपन शेप की बात करें, और शेप हम लोग बात कर रहे हैं मैच्योर आरबीसीज की, किसके अंदर? मैमल्स के अंदर। मैमल्स, ह्यूमंस या मैच्योर आरबीसीज में आरबीसी का शेप जो होता है वो कैसा होता है? बाय कॉनकेव, या जिसे आप कह सकते हो सर्कुलर, और उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, यानी नॉन न्यूक्लिएटेड। कोई एक्सेप्शन? अब कैमल और लामा, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है। आरपीएमटी में तो आता था कौन से आरबीसीज होते हैं जिनमें, कौन से मैमल के आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है? कैमल और लामा। किसी मैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। आज के बाद अपना कोई एक्सेप्शन नहीं है। जितने भी मैमल्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि कैमल और लामा में न्यूक्लियस होता है, गलत। किसी मैमल के अंदर, किसी मैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते। प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि कैमल और लामा का आरबीसी का शेप अलग होता है। शेप नहीं, बाय कॉन्वेक्स फ्रॉग का होता है, हमारा बाय कॉन सर्कुलर है। अब इसमें सिर्फ यह होता है कि जो कैमल और लामा है, कैमन और लामा के आरबीसीज का शेप जनरली एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल, लेकिन वो भी कैसे होंगे? नॉन न्यूक्लिएटेड। किसी मैमल के मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, इमेच्योर में होता है। जब आरबीसीज डेवलप हो रहे होते हैं तो उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योरिटी पर न्यूक्लियस हट जाता है। तो कैमल हो, लामा हो, सारे मैमल्स हो, किसी में भी न्यूक्लियस नहीं होगा। शेप याद रखना, बाकी मैमल्स का शेप होता है बाय कॉनकेव या सर्कुलर, और कैमल और लामा का आरबीसी का शेप क्या होगा? एलिप्टिकल। वो बाय कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड फ्रॉग में होता है। फ्रॉग एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस के आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब जो मैच्योर आरबीसीज हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस के साथ साथ कोई सेल ऑर्गेनेली भी नहीं होता। सेल ऑर्गेनेली भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, और शेप बाय कॉनकेव है। क्या फायदा है इसका? बाय कॉनकेव या सर्कुलर शेप के कारण सरफेस एरिया बढ़ गया। न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज ना होने के कारण खाली स्पेस है, इसलिए भर भर के उसमें हीमोग्लोबिन आ सकता है। तो आरबीसीज का बाय कॉनकेव शेप होना और न्यूक्लियस और कोई सेल ऑर्गेनेली ना होना एक अडेप्टेशन है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट कर सके। हाँ, वो तो मूवमेंट ठीक है, लेकिन अब एक नोट लिख लेंगे। अच्छा, यहां तक लिख लिया? ठीक है, फिर एक नोट लिख लेंगे। द मैच्योर आरबीसीज have biconcave shape. Mature RBCs have biconcave shape, comma, no nucleus and no cell organelles. Biconcave shape, comma, no nucleus and no organelles.
no nucleus and no organelles. This is an adaptive feature. This is an adaptive feature to accommodate more hemoglobin. This is an adaptive feature to accommodate more hemoglobin. तो याद रखना, आरबीसीज में ना कोई न्यूक्लियस है, ना कोई सेल ऑर्गेनेली है, बाइकॉन्केव शेप है. ये सारा अडेप्टेशन है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन एकोमोडेट कर सके. अब हां, नहीं, कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं है. एनर्जी के लिए मूवमेंट को क्या, कौन सा मूवमेंट होता है? आरबीसीज ब्लड फ्लो के साथ मूव करते हैं. डब्ल्यूबीसीज में अमीबॉइड मूवमेंट होता है. आरबीसीज अपने आप ब्लड फ्लो के साथ मूव करते हैं. आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं है. अब आरबीसी के अंदर मिलेगा क्या आपको? हीमोग्लोबिन. तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml. तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू जो आरबीसीज में होती है वो 12 से 16 ग्राम पर 100 ml. तो लिख लेंगे नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml. फिर आरबीसी को मैच्योर करने के लिए 2 विटामिन चाहिए. विटामिन B12 जिसे कहते हैं साइनोकोबालामीन, और फोलिक एसिड. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज. मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज रिक्वायर्स विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामीन एंड फोलिक एसिड. मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज रिक्वायर विटामिन B12. ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में कौन मदद करता है? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर. कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो स्टमक के कौन से सेल सिक्रीट करते हैं? पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स. हाँ सही, शाबाश. पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ साथ HCl भी सिक्रीट करते हैं. कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स बना लेता है और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा. तो आरबीसी की मैच्योरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? विटामिन B12 और फोलिक एसिड. फिर आपको ध्यान में रखना है आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है. तो इसका मतलब आरबीसी के अंदर रेस्पिरेशन केवल एनाएरोबिक. वो केवल एनर्जी के लिए किस पे डिपेंडेंट है? ग्लाइकोलिसिस. उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस. कोई क्रेब साइकिल, कोई ईटीसी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. तो नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, RBCs undergo only anaerobic respiration. Due to the absence of mitochondria, RBCs undergo only anaerobic respiration. RBCs undergo only anaerobic respiration. अब आरबीसीज या आरबीसी का काम वही होगा जो हीमोग्लोबिन का काम है. हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. तो हीमोग्लोबिन अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में काम कर रहा है, इसका मतलब आरबीसीज का काम भी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है. तो नेक्स्ट पॉइंट, हीमोग्लोबिन और आरबीसीज फंक्शन इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. हीमोग्लोबिन और
RBCs function in transport of gases. अब दो चीजें हैं, हमने देखा आरबीसी का नॉर्मल काउंट तो 5 से 5.5 मिलियन है, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आरबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाए जिसको अनीमिया कहते हैं, और एक चीज हो सकती है जब आरबीसी की संख्या नॉर्मल से ज्यादा हो जाए। नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। और ऐसा कब होता है? आरबीसी की संख्या नॉर्मल से ज्यादा कब हो जाती है? जब आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हो, पर्वतीय क्षेत्रों पे जाते हो जहां पर ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम हो जाता है तो अपना सिस्टम आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ऐसे 3 हार्मोन्स होते हैं जो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। इरेथ्रोपोएटिन किडनी से निकलता है, वो मेन हार्मोन है जो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा 2 और हार्मोन्स हैं जो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तीनों एनसीईआरटी में। इरेथ्रोपोएटिन आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाता है, थायरोक्सिन और कॉर्टिसोल। इरेथ्रोपोएटिन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल 3 हार्मोन्स हैं जो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो पॉलीसाइथेमिया आपके पास आरबीसी का काउंट जरूरत से ज्यादा हो जाता है। ये कब जरूरत है? हिल स्टेशन में। और जब आरबीसी की कमी हो जाती है यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं अनीमिया। देखिए अनीमिया के 3 वेरिएंट्स हैं। एक होता है परनीशियस अनीमिया, एक होता है माइक्रोसाइटिक अनीमिया, और एक होता है मैक्रोसाइटिक अनीमिया। तीनों आरबीसी या खून की कमी है, लेकिन कारण अलग अलग है। इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से परनीशियस अनीमिया होता है। आयरन की कमी से माइक्रोसाइटिक अनीमिया, और फोलिक एसिड की कमी से मैक्रोसाइटिक अनीमिया। तो 3 अनीमिया है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड तो मैच्योरेशन के लिए चाहिए ही चाहिए, और आयरन हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाता है। तो इनकी डेफिशिएंसी से अनीमिया, और आरबीसी का काउंट जरूरत से ज्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथेमिया। तो आप इसको सिर्फ यहां पे लिख लो, आरबीसी काउंट लेस देन नॉर्मल तो उसे कहेंगे अनीमिया। आरबीसी काउंट ग्रेटर देन नॉर्मल, पॉलीसाइथेमिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में काम करती है। भाई किसमें काम करती है? उसमें अब उसकी जेनेटिक डिजीज से भी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उससे भी अनीमिया हो सकता है, लेकिन उसको कुछ कहते नहीं है, फिर वो हीमोलाइटिक अनीमिया है। आरबीसी टूट रहे हैं इसलिए। हाँ, एच एंटीजन क्या होता है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप का नाम सुना है? बता देते हैं। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, वो यूनिवर्सल डोनर भी होता है, लेकिन मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में 4000 या 5000 केसेस ही है बॉम्बे ब्लड ग्रुप के। ये परनीशियस अनीमिया को मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आरबीसी का आकार असामान्य बढ़ जाता है, एबनॉर्मली बढ़कर, और वो टूट जाते हैं इसलिए।
नहीं, इनमें से लीथल तो कम ही है, जानलेवा तो कम ही है यार। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, ये देखो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट, ये लिख लिया। ये देखो, अब अपने पास वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने ये आरबीसी बना दिया। हाँ, नहीं, गोल्डन ब्लड ग्रुप अलग होता है। गोल्डन ब्लड ग्रुप को आरएच नल ब्लड ग्रुप कहते हैं, वो भी मतलब बता देता हूं, एक मिनट। ये हमारे पास आरबीसी है। अब क्या होता है, हर आरबीसी की सरफेस पर एक एंटीजन हमेशा पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एच एंटीजन। एच एंटीजन बाय डिफॉल्ट हर आरबीसी की सरफेस पर होता है, और होता क्या है, इस एच एंटीजन के साथ, इस एंटीजन के साथ या तो ए एंटीजन जुड़ता है तो ए ब्लड ग्रुप हो जाता है, बी एंटीजन जुड़ेगा तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, दोनों एंटीजन होंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप, और ए और बी नहीं होगा तो एच एंटीजन तो होगा ही होगा। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहां पर ब्लड ग्रुप की बात करता हूं, ब्लड ग्रुप ओ है, ए है, बी है, ए बी है, तो इसमें एच एंटीजन होगा ही होगा, इसमें एच और ए होंगे, इसमें एच और बी होंगे, और इसमें एच, ए और बी। तो बाय डिफॉल्ट एच एंटीजन सब में होता है, इसलिए एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती। अब क्या होता है, एक रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है जिसे हम कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक ऐसा स्पेशल ब्लड ग्रुप है जिसमें ये एच एंटीजन भी नहीं होता। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब एच एंटीजन नहीं है, मतलब इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं। अब इसमें जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो प्रॉब्लम यह है कि इसमें जब एंटीबॉडी होगी तो वो एंटी एच, एंटी ए और एंटी बी तीनों होंगी। इसका मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो ओ ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले पाएगा, क्योंकि ओ में एच एंटीजन है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एंटी एच है, वो ओ ब्लड ग्रुप से भी ब्लड नहीं ले सकता। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बट इट कैन डोनेट टू एनी ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। तो हाँ, पर रेयर है ना, बहुत कम है भाई, इसलिए नहीं होते, मिलते नहीं है। इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप है उसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला ही ब्लड दे सकता है। हाँ, पहला केस देखा गया होगा बॉम्बे में, और क्या, जब ये इसलिए नाम दिया गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए, मतलब एग्जाम के लिए नहीं, बट बॉम्बे ब्लड ग्रुप का मतलब है जिसमें क्या नहीं है, एच एंटीजन भी नहीं है। ऊपर ऐसे इसको मेंशन कर लो। देखो, गोल्डन ब्लड ग्रुप जो होता है ना, उसमें आरएच अपन ने पढ़ा था, आरएच के भी सब वेरिएंट्स होते हैं, आरएच ए, आरएच बी, आरएच सी, आरएच डी। तो सब वेरिएंट्स मतलब एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें आरएच का कोई वेरिएंट ना हो, आरएच नल भी कहते हैं उसको, वो गोल्डन ब्लड ग्रुप है। हाँ, आरएच नेगेटिव वाले में आरएच एंटीजन नहीं होता है, क्या होगा मतलब? वो आरएच नल होता है, तो आरएच नल है तो अच्छा ही है ना, कोई एंटीजन है ही नहीं, तो
मतलब ओ नेगेटिव और गोल्डन ब्लड ग्रुप अगर हो, गोल्डन ब्लड ग्रुप का मतलब है सिर्फ आरएच की बात हो रही है, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है और उसके साथ साथ वो आरएच नल भी है तो वो बेटर डोनर है, क्योंकि उसमें किसी आरएच का वेरिएंट नहीं है। ये लिख लो, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी तीनों है, एंटी एच, एंटी ए और एंटी बी, तो ध्यान हो जाए। किसका? स्नेहा जी जन्मदिन है आपका? कहां है? अरे यार, तो आप ऐसे दुखी क्यों लग रहे हो तुम? भाई स्नेहा जी का जन्मदिन है तो सब विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये ऐसे कौन करता है? अरे दिल से दुआएं दे दो आप यार, ऐसे क्या कर रहे हो? स्नेहा जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप इतने ऐसे खुश क्यों नहीं लग रहे? आपको आगे बैठना चाहिए आज। जो मांगे उनको देनी नहीं कभी जीवन भर। हाँ, ये तो हो गया। एक मिनट, हम आरबीसी पे थे। ले लूं आगे? आगे नहीं, पीछे लेना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, देखो तो आरबीसी का अपन ने अनीमिया और पॉलीसाइथेमिया देख लिया। अच्छा, अब अपन ने देख लिया था आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है और उसके बाद वो कहां पे डिस्ट्रॉय होने जाते हैं। अब एक चीज यार ना, मेनली आरबीसी स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन स्प्लीन के अलावा कुछ आरबीसी लिवर में भी डिस्ट्रॉय होते हैं। मेनली दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, बट थोड़ा बहुत किस में डिस्ट्रॉय होते हैं? लिवर में। अब स्प्लीन के आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ध्यान में रखने। या स्प्लीन को आप देखो, एक तो आप स्प्लीन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख सकते हो, और एक स्प्लीन के फंक्शन के बेसिस पर आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। जब मैं स्प्लीन के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसके स्ट्रक्चर में आपको 2 स्ट्रक्चर्स अंदर मिलते हैं, रेड और व्हाइट पल्प, और दूसरा मिलता है इसके अंदर कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्प्लीन लिवर स्टमक के लेफ्ट में होता है, स्टमक के लेफ्ट में होता है। इसमें रेड और व्हाइट पल्प होते हैं। बाहर वाला हिस्सा जो होता है वो रेड पल्प, उसमें आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं। अंदर वाला हिस्सा होता है व्हाइट पल्प, जहां पर डब्ल्यूबीसी इम्यून रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ सेल्स का सीक्वेंस है। फंक्शन की बात करें तो हमको पता है आरबीसी यहां पर नष्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एक्सेस ब्लड यहां पर स्टोर होता है तो इसको हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। और ये किस तरह का लिम्फोइड ऑर्गन है, प्राइमरी या सेकेंडरी? ये एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये 2 टर्म्स आपको पता होने चाहिए, फंक्शन के बेसिस पे ये 3। स्ट्रक्चर की बात जब अपन ह्यूमन हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं उसमें अपन देखते हैं। तो लिख लेंगे पहले तो आरबीसीज आर मेनली डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट पॉइंट, RBCs are mainly destroyed in the spleen. RBCs are mainly destroyed in spleen, और ब्रैकेट में लिख लेंगे some RBCs are also destroyed in liver. Some RBCs are also destroyed in liver.
और ये 4 बना लो स्प्लीन के लिए, फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। RBCs आर मोस्टली डिस्ट्रॉयड इन दी स्प्लीन, और ब्रैकेट में सम RBCs आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इन लिवर। है, हाँ ये बनाना है ना फिर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल आपने पढ़ लिया ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए बेस्ट सूटेड सेल्स आरबीसीज क्यों हैं? किसकी किसकी थिकनेस? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। आरबीसी में बराबर थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रॉम। हर सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस, हाँ, आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं, कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं, तो इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा और कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। क्लियर डिस्टिंक्शन आपको मिलेगा कि जिस प्रोटीन और लिपिड को आप स्टडी कर रहे हो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही हैं। भाई आरबीसीज इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, डिवॉइड ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज, अंदर से खोखले, सिर्फ हीमोग्लोबिन है। तो इसलिए बेस्ट मटेरियल टू स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होंगे? हमेशा आरबीसीज। आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन का परसेंट और लिपिड का परसेंट 52% प्रोटीन, 40% लिपिड्स। हर सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का परसेंटेज यही होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पर एक टर्म आपको ध्यान में रखना है, मैंने बताया था पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट। पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट का मतलब है टोटल ब्लड में आरबीसी का परसेंटेज या वॉल्यूम। तो ये लिख लेंगे पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट। पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट। It represents the volume or percentage of RBCs. It represents the percentage or volume of RBCs in total blood. The percentage or volume of RBCs in total blood. ठीक है, तो आरबीसीज हमने देख लिए। अब नेक्स्ट सेल्स हमारे पास आते हैं डब्ल्यूबीसीज, या जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। अब पहली चीज, डब्ल्यूबीसीज की या हम ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो नॉर्मल काउंट डब्ल्यूबीसीज का कितना होता है? 6000 से 10,000 होता है, बट ठीक है, एनसीईआरटी 6000 से 8000 या अप टू 10,000 पर स्क्वायर मिलीमीटर। लाइफ स्पैन
आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 दिनों का, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कुछ दिनों का, मतलब 4 से 20 दिनों का लाइफ स्पैन होता है। आरबीसीज तो डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में और कुछ लिवर में, डब्ल्यूबीसीज कहां डिस्ट्रॉय होते हैं? लिम्फैटिक या लिम्फोइड ऑर्गन्स में। डब्ल्यूबीसीज काम करने के बाद कहां पे नष्ट हो जाते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स में या लिम्फैटिक सिस्टम में। तो अपने यहां पर नेक्स्ट, अब अलग अलग तरह के डब्ल्यूबीसीज होते हैं, बट कलेक्टिवली डब्ल्यूबीसीज का काम क्या होता है? बॉडी के डिफेंस में, इसलिए इसको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। हाँ, ये लिखना है यार। हाँ, 75 एंगस्ट्रॉम्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस तो मतलब ऊपर नीचे 1-2 एंगस्ट्रॉम ऊपर नीचे होती है, बट ऑन एन एवरेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस है 75 एंगस्ट्रॉम्स। बैक्टीरियल, इनफैक्ट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन का भी सिस्टम सेम ही है। अगर सवाल आ जाए ऐसा कौन सा सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सिमिलर या सेम होता है, तो राइबोसोम्स आंसर मत करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। राइबोसोम से तो वेरिएशन है 70s 80s। ऐसा सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पे सेम होता है, सेल मेम्ब्रेन। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है, यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, होपेनॉइड्स पाए जाते हैं। आप रिलेटिवली, और ऐसा कौन सा सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम है? चलो, हर चीज रिलेटिवली देखेंगे ना। आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स में है ही नहीं, तो फिर इनमें से सबसे नजदीक, सबसे ज्यादा समानता कौन से स्ट्रक्चर में है? तो फिर आप वहां पे झगड़ोगे, ऐसे कैसे दे दिया, तो कोलेस्ट्रॉल था ही नहीं है, ऐसे कैसे दे दिया? ठीक है, अगर सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो दोनों में मिलता जुलता है, वो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है। हाँ, अब देखो डब्ल्यूबीसी, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कलेक्टिवली डब्ल्यूबीसी फंक्शन। ये एक डिफेंस एसई होता है और एक सीई होता है। कहीं पे डिफेंस आपने पढ़ा होगा एसई, ना 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 ना, अच्छा, एक, हाँ, और हाय हाय हाय, क्या हाल है? अच्छा, एक अमेरिकन है और एक ब्रिटिश इंग्लिश है। अच्छा, ओके ओके, ओहो हो। अरे वहां पर तो कलर फीटस वो अमेरिकन इंग्लिश है, वो ब्रिटिश इंग्लिश है, क्योंकि COLOR जो होता है और COLOUR, ये समझ आता है कि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में फर्क है। इसमें खैर ये बायोलॉजी नहीं है, बट पता नहीं, ठीक है लिखो। कलेक्टिवली एक वर्ब होता है, एक नाउन होता है। ग्रामर की बात नहीं है, का मतलब आदत ही नहीं है आप लोगों की, कोई ऐसे रीड, मतलब कलेक्टिवली
WBC's function in body's defense or immunity. Collectively, WBC's function in body's defense or immunity. Bracket में, hence called soldiers of the body. Collectively, WBC's function in body's defense or immunity. Bracket में, hence called soldiers of the body. अब देखो, जब आप अपना ब्लड रिपोर्ट भी देखते हो तो मतलब बेसिकली अब आपको जब ब्लड सेल्स के बारे में पता है तो अपनी ब्लड रिपोर्ट भी देखनी आनी चाहिए। देखो, तीन चीजें होती हैं। WBC इस बॉडी के डिफेंस या इम्यूनिटी में काम करते हैं। तो आपके ब्लड रिपोर्ट में एक TLC लिखा होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब कलेक्टिवली सारे WBCs को मिलाकर TLC कहते हैं। और एक होता है DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसमें हर एक WBC का काउंट होता है। तो अगर मैं बात करता हूं तीन केसेस, अगर WBC का काउंट नॉर्मल 6000 से कम है तो उस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया एक कंडीशन है जिसमें WBC का काउंट नॉर्मल से कम हो जाता है। दूसरा, जब WBC का काउंट बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल 12000, 15000, 18000, 20000, 25000, तो उस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। जब WBC का काउंट नॉर्मल से बढ़ जाता है। अब एक चीज है, अगर आपका WBC काउंट नॉर्मल से कम है 3000, 4000, तो जनरली आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, बहुत सिंपल सा आइटम है। लेकिन जब आपकी WBC काउंट, जब आपने देखा होगा आपका TLC काउंट आता है 18000, 20000, 25000, तो सीधे डॉक्टर बोलकर देखते क्या बोलता है? कैंसर। 10,000 से 15,000 हुआ कैंसर। इन्फेक्शन। कैंसर होता है जब WBC की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। ल्यूकेमिया। ऐसे मत करो यार। और ऐसे कौन से डॉक्टर ने बोला आपको 15,000 देते कैंसर है? ठीक है, WBC का काउंट नॉर्मल से कम है तो ल्यूकोपीनिया, WBC का काउंट नॉर्मल से ज्यादा है ल्यूकोसाइटोसिस, विच इज अ साइन ऑफ इंफेक्शन। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, काफी बार, और जो हम लोग डायग्नोज नहीं कर पाते, काफी बार ठीक है, अगर आपका WBC काउंट या TLC काउंट 15,000 या 18,000 है तो इंफेक्शन है, और डॉक्टर क्या करता है? स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लिखता है, क्योंकि इंफेक्शन का मेजर कारण बैक्टीरिया होगा, या तो इंटेस्टाइन्स में कोई इंफेक्शन हो गया होगा, स्टमक में इंफेक्शन हुआ है, इसका मतलब आपने जीवन में बहुत ज्यादा कचरा खाया है, क्योंकि स्टमक में इंफेक्शन होना बहुत मुश्किल है। स्टमक हैज हाईली एसिडिक pH, और 1.8 से 2 वाले pH पर भी आपका स्टमक, हम कहते हैं ना पेट खराब है, वो बेसिकली बोलने के लिए पेट खराब है। खराब होता क्या है? इंटेस्टीन्स, क्योंकि इंटेस्टीन्स पर कोई भी इंफेक्शन आसानी से हो सकता है अगर आपने कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, क्योंकि अपन को पता है कॉलेरा हो गया, या टाइफॉइड हो गया, या अमीबाइसिस हो गया, या एस्केरियासिस हो गया, ये सब किसको अफेक्ट करते हैं? स्मॉल इंटेस्टीन्स या लार्ज इंटेस्टीन्स को अफेक्ट करते हैं। तो आपने खराब गंदा पानी या खराब खाना खाया है तो सीधा इंटेस्टीन्स अफेक्ट होती है। स्टमक में अगर इंफेक्शन हो गया है तो पता नहीं कितना कचरा खाया आपने जीवन में, कि ऐसे बैक्टीरिया आपके शरीर में आ गए जो 1.8 pH पर भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो एक तो ये। दूसरा केस क्या होता है कि आपको कोई इंफेक्शन नहीं है, कोई आपको बीमारी नहीं है, यू आर नॉट फीवरिश, और आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं है, लेकिन मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन वो बुखार के सिम्टम्स नहीं है, इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं है, और WBC काउंट बढ़ा हुआ है, तो आपको देखना पड़ता है आपका इयोसिनोफिल्स। भाई TLC काउंट तो बढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें न्यूट्रोफिल का काउंट बराबर है, बेसोफिल्स का काउंट बराबर है, लिम्फोसाइट्स का काउंट बराबर है, लेकिन इयोसिनोफिल का काउंट बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब कौन सा केस आ गया? तो ल्यूकोसाइटोसिस, WBC का काउंट दो केसेस में बढ़ जाता है, या तो इंफेक्शन हो तो WBC का काउंट बढ़ता है, या एलर्जी का केस हो, और एलर्जी के केस में कौन सा सेल्स का काउंट बढ़ जाता है?
ईएसिनोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है। और अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या लाखों में पहुंच जाए तो आप उसको क्या कहते हो? ब्लड कैंसर। ठीक है, तो ये आप बना लो। देखो एचआईवी में भी है ना, मेनली आपका टी हेल्पर सेल्स की संख्या देखेंगे। फिर लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, उसमें भी टी लिम्फोसाइट्स हैं। टी लिम्फोसाइट में CD4 सेल्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है तब। देखो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कारण एग्जैक्ट तो किसी को, हाँ प्रोबेबिलिटीज हैं कि भाई ये केसेस से कैंसर हो सकता है, बट अगेन यू कैन नेवर टेल, क्योंकि फिनोटिपिक लेवल पर एक सेल बिगड़ गया और अनकंट्रोलेबली डिवाइड करने लग गया तो वो कैंसर है। लेकिन जेनेटिक लेवल पर कितनी सारी जीन्स में कितने सारे म्यूटेशंस हुए होंगे तब जाके कैंसर का सिम्टम आया है। और जीन में म्यूटेशन का प्रोबेबिलिटी तो आप निकाल ही सकते हो कि रेडिएशन से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, बट ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमको आज तक नहीं मालूम। तो लोकलाइज्ड है, आप नहीं समझ रहे। कितने ऐसी बीमारी, कितने ऐसा कैंसर होते हैं जो अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो पाते हैं? नहीं हो पाते। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट तो है ही आपके पास, लेकिन एक बार वो मेटास्टेसिस, वो फैलने लग जाएगा, फिर आपके पास क्या कारण है? वो मलिग्नेंट है, अगर वो फैलने लग गया तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। और आप मतलब देखो, वायरस इन्फेक्शन और कैंसर इन्फेक्शन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कैंसर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल में आप ही का सेल है जो खराब हो गया है। आज बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपको पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो बैक्टीरिया एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, मैं उसको मार सकता हूं। फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो मैं फंगाई को मार सकता हूं। प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हुआ है तो प्रोटोजोआ को मार सकता हूं। वायरस या कैंसर के ट्रीटमेंट में इतना प्रॉब्लम क्यों है? और वायरस का तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। देयर इज नो क्योर फॉर अ वायरल इन्फेक्शन। वो मेडिसिन में एक जोक चलता है कि आपको अगर सर्दी जुकाम भी हुआ है, मतलब अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है तो if you are not taking a treatment for common cold, it will go away in 7 days. But if you are taking a treatment of common cold, it will go away in 1 week. तो उसका ट्रीटमेंट लो या ना लो, उसका जीवन चक्र तो 3 से 7 दिनों का है। और एक सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वायरस मरेगा या इंसान। हाँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको जब वायरल फीवर होता है तो आप क्या करते हो? डोलो लेते हो, पैरासीटामोल लेते हो, तो वो वायरस को मारती है। सिम्टम्स है, जो फीवर है उसको, फीवर आपके बॉडी टेम्परेचर को कम कर रहा है। वायरस का कोई क्योर नहीं, प्रिवेंशन है। वैक्सीनेशन क्या है? प्रिवेंशन है। क्योर कहां है? कोई वायरल इन्फेक्शन का क्योर नहीं है। छोटा सा छोटा वायरस हो, खराब से खराब वायरस हो, देयर इज नो ट्रीटमेंट। वायरस को आप मरे हुए को क्या मारोगे? मतलब उसका है क्या? उसके पास कोई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, उसके पास एक नंगा आरएनए था जो उसने फेंका, उससे उसने अपना डीएनए बना लिया।
फिर वो डीएनए आपके डीएनए से जुड़ गया। कहते ना घर में चोर आया, मैं घर में मेरे चोर आया, मैं चोर को मारने के लिए घर जला देता हूं। अरे जला तो आपका घर, मार तो अपने सेल को लाए हो आप। वायरस हैज नथिंग टू लूज। मतलब अगले जन्म मोह विषाणु ही की जो वायरस, इंसान भी वैसा ही है। तो फिर लिखो यार, एक मिनट यहां पे, ये डन। अब WBC के दो टाइप्स हैं। ठीक है, WBC की संख्या लाखों में पहुंच जाएगी तो उसे ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहेंगे। अब WBC के टाइप्स की हम बात करें यहां पर, तो WBC के दो टाइप्स हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। देखो मैं आपको एक ब्लड सैंपल देता हूं, और मैंने आपको कहा एक ब्लड सैंपल दिया मैंने आपको, और आपको उस ब्लड सैंपल में देखकर बताना है कि आरबीसीज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, WBCs को कैसे। तो जो लाल लाल रंग के हैं बाय कॉनकेव, आपको पता चल जाते हैं आरबीसीज हैं। अब WBCs को पता करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, कौन से ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। तो ग्रैन्युलोसाइट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स के दो फीचर्स होते हैं। एक तो उनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, और इन साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल्स हैं उनको आप किसी भी डाई से स्टेन कर सकते हो, एसिडिक डाई से या बेसिक डाई से। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट खास बात यह होती है कि उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्ड न्यूक्लियस है। तो जब आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो और आपको सफेद सफेद सेल्स दिख रहे हैं, उसके अलावा उनमें अगर साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है जिनको डाई से आप स्टेन कर सकते हो, और इनके अंदर पिंडियन लोब्ड न्यूक्लियस है, तो वो किसका फीचर है? ग्रैन्युलोसाइट्स। अब ग्रैन्युलोसाइट्स तीन तरह के हैं, कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, इएसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आपके पास दे हैव नॉर्मल न्यूक्लियस और कोई साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं है। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स कितनी कैटेगरी में आएंगे? दो, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में सबका परसेंटेज दे रखा है, तो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सवाल बन सकता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में बताओ घटते हुए से बढ़ते हुए क्रम WBCs के, या बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम। मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स 60 to 65%, इएसिनोफिल्स 2 से 3%, बेसोफिल्स 0.1 से 1%, मोनोसाइट्स 6 से 8%, लिम्फोसाइट्स 20 से 25%। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा तो मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इएसिनोफिल्स, और लीस्ट अबंडेंट बेसोफिल्स होंगे।
ठीक है, तो अब एक एक करके देखेंगे हम। सब लिख लिया? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूट्रोफिल्स। पहली चीज तो यह है, न्यूट्रोफिल्स को हम एक और नाम से जानते हैं PMNL। ये 12th के एनसीईआरटी में दे रखा है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट। तो न्यूट्रोफिल्स को हम और किस नाम से जानते हैं? PMNL। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है। तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस किसका होगा? न्यूट्रोफिल्स का, इसलिए उसको क्या कहेंगे? PMNL। दूसरा, इसके साइटोप्लाज्म में भी ग्रैन्यूल्स होंगे, लेकिन उसको किसी डाई से स्टेन नहीं किया जा सकता। ना एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं, ना बेसिक डाई से, इसलिए इनको क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स। फिर नेक्स्ट काम की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। मोस्ट एबंडेंट WBCs हैं, ये भी पता है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। ये ब्लड में घूमते रहते हैं, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अगर ये पहचान लेते हैं तो उसको निगल या खा जाते हैं। तो मेन काम क्या होता है न्यूट्रोफिल्स का? फैगोसाइटोसिस। अब एक टर्म और होता है जो न्यूट्रोफिल्स भी दर्शाते हैं और ज्यादातर WBCs भी दर्शाते हैं, जिसे कहते हैं डायापेडेसिस या एक्स्ट्रावेसेशन। ये क्या होता है? अंदर घुस जाते हैं। देखो, नॉर्मली ब्लड सेल्स टिश्यू या सेल के अंदर नहीं जाते। आरबीसीज तो कोई नहीं जाता, WBCs भी ज्यादातर ब्लड में ही रहते हैं, रेयरली सेल के अंदर जाते हैं। लेकिन अगर किसी टिश्यू में चोट लगी है, किसी टिश्यू को इंजरी हुई है, तो इंजरी होने पर, चोट लगने पर, इन्फ्लेमेशन में ये WBCs और मोस्टली न्यूट्रोफिल्स टिश्यू के अंदर चले जाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, अपन टूथपेस्ट निकालते हैं ना, तो टूथपेस्ट को आप पीछे से ऐसे दबाते हो तो वो पेस्ट बाहर निकलता है। सेम सिस्टम, स्क्वीज करते हैं तो इसका मतलब आपके पास ये एक टिश्यू है जिसमें सेल्स हैं। अब आपके पास एक आर्टरी आ रही है ब्लड लेकर, और ये किस में डिवाइड हो रही है? कैपिलरीज में। अब नॉर्मली WBCs जो होते हैं वो अंदर जा नहीं सकते, लेकिन अगर कोई टिश्यू इंजरी हुई है तो ये कैपिलरी क्या होगी? स्क्वीज। और कैपिलरी स्क्वीज होगी तो ये शेप पतले होकर ये WBCs किस में चले जाते हैं? सेल्स या टिश्यू के अंदर। तो ये होगा कब? सबसे पहले तो इनको कब पता चलेगा कि सेल के अंदर जाना है? जब कोई शोर होगा। भाई आग लगेगी तभी तो पता चलेगा, धुआं उठेगा तभी तो लफड़ा है। तो यहां पर सबसे पहले आपके पास होता है कीमो अट्रैक्शन। मतलब कोई भी टिश्यू इंजरी होती है तो सेल बताने के लिए कि उसे चोट लगी है या इंजरी हुई है, कोई केमिकल सिक्रीट करेगा। वो केमिकल किसको अट्रैक्ट करेंगे? कीमो अट्रैक्शन के बाद होता है अधेशन। अब क्या होगा? ये सारे WBCs तैयार होंगे और कैपिलरी की वॉल्स पर चिपक जाएंगे, अधीर हो जाएंगे। और फिर जब कैपिलरीज और आर्टरी स्क्वीज होंगी तो ये सेल के अंदर चले जाएंगे। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में ये टर्म दे रखा है डायापेडेसिस, इसलिए आपको पता होना चाहिए। मोस्ट न्यूट्रोफिल्स और WBCs टिश्यू इंजरी होने पर सेल या टिश्यू के अंदर जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? डायापेडेसिस या एक्स्ट्रावेसेशन। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। सेल में जब चोट लगती है तो वो केमिकल सिक्रीट करता है, सारे WBC या न्यूट्रोफिल्स आर्टरी या कैपिलरी वॉल पे चिपक जाते हैं, और फिर स्क्वीज हो जाने पर वो टिश्यू के अंदर चले जाते हैं। तो कीमो अट्रैक्शन, अडेशन और ट्रांसमाइग्रेशन। तो लिखेंगे सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट WBCs, most abundant WBCs and also called PMNL.
WBCs also called PMNL, polymorphic nucleus leukocyte. Polymorphic nucleus leukocyte due to the presence of multi-lobed nucleus. Due to the presence of multi-lobed nucleus. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, दिस साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स आर नॉट स्टेन्ड बाय एनी डाई. Cytoplasmic granules are not stained by any dye. ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूट्रोफिल्स में मेजर फंक्शन फैगोसाइटोसिस. मेजर फंक्शन फैगोसाइटोसिस. फिर यहां पे नोट लिख लेंगे. Neutrophils and most WBCs exhibit diapedesis या extravasation. Diapedesis या extravasation. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख लेंगे. एंटरिंग द टिश्यू साइट, entering the tissue site by squeezing of capillaries. Entering the tissue site by squeezing of capillaries. चाहो तो ये सीक्वेंस आप लिख सकते हो बॉक्स में. कीमो अट्रैक्शन, फिर अडेशन, फिर ट्रांस माइग्रेशन. ठीक है, तो ये न्यूट्रोफिल्स की बात हो गई. फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इएसिनोफिल्स. परसेंटेज कितना था, 2 से 3. अब इएसिनोफिल्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस कैसा होगा, बायलोब्ड न्यूक्लियस होगा. मतलब इनमें 2 लोब्स होते हैं, बायलोब्ड न्यूक्लियस है. इसको एसिडिक डाई से स्टेन किया जाता है. किस डाई से, इओसिन डाई से. और काम में 2 इंपॉर्टेंट, एक तो इनकी संख्या किस में बढ़ जाती है, एलर्जी के दौरान इएसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है. और दूसरा हेलमिंथ इंफेक्शंस, मतलब कीड़ों का इंफेक्शन जो होता है, हेलमिंथ इंफेक्शन के अगेंस्ट सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी या डिफेंस कौन देता है, इएसिनोफिल्स करेंगे. नेक्स्ट आ जाएगा इएसिनोफिल्स. बायलोब्ड न्यूक्लियस, and stained by eosin dye.
Bilobed nucleus stained by eosin dye. Next, their number increased during allergy. Numbers increased during allergy. And they provide immunity against helminth infections. And they fight against helminth infections. Increase during allergy. And they fight against helminth infection. Fight against helminth infection. फिर आता है बेसोफिल्स. बेसोफिल्स में 2 से 3 लोब्ड न्यूक्लियस होता है, या जिसे हम कहते हैं इर्रेगुलर लोब्ड न्यूक्लियस है. इसके साइटोप्लाज्म के ग्रैन्यूल्स को स्टेन करने के लिए बेसिक डाई मिथिलिन ब्लू, ये डाई से ये स्टेन होते हैं. अब एनसीईआरटी में दे रखा है इनसे 3 इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज होते हैं. कौन कौन से? हिपेरिन, हिस्टामीन और सेरोटोनिन. 3 केमिकल सिक्रीट करते हैं. हिपेरिन क्या होता है? एंटीकोएगुलेंट, खून का थक्का बनने से रोकता है, एंटीकोएगुलेंट है. हिस्टामीन वैसोडाइलेटर, ब्लड वेसल्स को फैलाता है. और सेरोटोनिन होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है. तो सेरोटोनिन, हिस्टामीन, हिपेरिन तीनों कहां से सिक्रीट होंगे? बेसोफिल से. और बेसोफिल्स मास्ट सेल्स के काम को असिस्ट करता है, क्योंकि हम देखेंगे मास्ट सेल्स एलर्जी में भी काम करते हैं, तो उनके फंक्शन को सप्लीमेंट करता है और इन्फ्लेमेशन में भी काम करता है. ठीक है, तो मास्ट सेल्स कहां होते हैं? स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, वहां पर मास्ट सेल्स मिलते हैं. मास्ट सेल से भी सिस्टामीन और सेरोटोनिन निकलता है. एलर्जी में एंटीबॉडी कौन सी काम करती है? आईजीई काम करती है. और एलर्जी के इफेक्ट को कम करने के लिए एक तो एंटी हिस्टामीन देंगे, क्योंकि एलर्जी का मेजर कारण हिस्टामीन है, तो एलर्जी के इफेक्ट को कम करने के लिए एंटी हिस्टामीन तो देते हैं. और 2 इंपॉर्टेंट चीजें, शाबाश, एड्रेनलिन और तो एक ही चीज हो गई यार, स्टेरॉइड्स. हमेशा याद रखना. देखो, एलर्जी का मतलब है इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है. हमारे शरीर में 2 ऐसी बीमारियां होती हैं जो इम्यून सिस्टम के जरूरत से ज्यादा काम करने से होती हैं. देखो, इम्यून सिस्टम कम काम करे तो दिक्कत है, इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम करे तो भी दिक्कत है. क्योंकि जब इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम करेगा तो एलर्जी, ऐसे एंटीजेंस के विरुद्ध भी हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाएगा जो नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे. दूसरा, जब इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम करेगा तो आप ही के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऑटो इम्यून डिसीजेस. तो जब इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम करता है ऑटो इम्यूनिटी में या एलर्जी में, तो हम या बॉडी को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं. कॉर्टिसोल हार्मोन नहीं होता, स्टेरॉइड हार्मोन है. इसका मेजर काम क्या है? इम्यूनो सप्रेसेंट, वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस. ये जितनी भी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं लोगों को, वो जीवन भर मेडिकेशन पर किस पे निर्भर करते हैं? स्टेरॉइड्स पर. क्योंकि हर स्टेरॉइड जो होता है वो इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है. तो प्रॉब्लम क्या होती है? जो ये स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स होते हैं, वो अब्यूज करते हैं स्टेरॉइड्स को. वो तो क्योंकि एक बार तो स्टेरॉइड्स ताकत देता है, मसल मास बढ़ा देता है, सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी देता है, तो वो तो मिसयूज करते हैं उसको. लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली यूज ऑफ स्टेरॉइड्स विल वीकन योर इम्यून सिस्टम. तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जो एथलीट्स होते हैं जो डोपिंग वोपिंग में है, वो आफ्टर 40-45 मतलब उनका कोई ना कोई बीमारी, क्योंकि उनका इम्यूनिटी, कंटिन्यूअस इनटेक ऑफ स्टेरॉइड्स डैमेजेस योर इम्यून सिस्टम. लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है तो स्टेरॉइड्स लेने ही पड़ते हैं ताकि उसको कम किया जा सके. हाँ,
कैसे रिमूव? स्टेरॉइड देने का रिमूव कैसे करोगे? रिमूव स्टेरॉइड आप ऐसे स्पेसिफिकली स्टेरॉइड को कैसे निकालोगे? वो तो टेस्ट करने के लिए हाँ बट फिर भी जनरली आप नहीं समझ रहे। स्टेरॉइड अगर एब्जॉर्ब, ठीक, अब ब्लड में कितना रहेगा तो टिश्यू और मसल में चला गया, लिवर में चला गया, कितना ब्लड में रहता है, जितना वो तो ट्राइग्लिसराइड्स कह रहे हो आप। माइकल जैक्सन स्टेरॉइड लेता था? हाँ, लेता ही होगा। हाँ लिखो, बेसोफिल सिद्धार्थ शुक्ला। बेसोफिल्स में हाँ, प्रेजेंस ऑफ 2 to 3 लोब्ड या इरेगुलर लोब्ड न्यूक्लियस, 2 to 3 लोब्ड या इरेगुलर लोब्ड न्यूक्लियस। टू टू थ्री लिखा हुआ है, इरेगुलर लोब न्यूक्लियस। नेक्स्ट, स्टेन्ड बाय बेसिक डाई मिथिलिन ब्लू, स्टेन्ड बाय बेसिक डाई मिथिलिन ब्लू। फिर नेक्स्ट, बेसोफिल सिक्रीट लिखा हुआ है हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट है, हिस्टामिन वैसोडाइलेटर है, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, बेसोफिल्स सप्लीमेंट द एक्शन ऑफ मास्ट सेल्स। Basophils supplement the action of mast cells and mediate inflammation. Supplement the action of mast cells and mediate inflammation. हाँ, नहीं, इंजरी होने पर मेजर सेल्स न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि एबंडेंट है ना, सबसे ज्यादा है, एंड मीडिएट इन्फ्लेमेशन। हाँ, पर बहुत कम है ना, 0.1 से। आप देखो 6000 का 0.1% निकालो, संख्या कितनी कम है इनकी। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब ए ग्रैन्युलोसाइट्स में दो कैटेगरीज हैं। पहले हमारे पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स, नहीं, पहले हमारे पास मोनोसाइट्स देख लेते हैं। अब मोनोसाइट्स बड़े आकार के WBC होते हैं, इनफैक्ट सबसे बड़े WBC होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है उसका वो खासियत होती है, वो किडनी शेप्ड होता है। तो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, या जिसे हम कहते हैं रेनिफॉर्म न्यूक्लियस। मोनोसाइट्स का भी मेजर काम किसमें होता है? फैगोसाइटोसिस। याद रखना, आपके ब्लड में दो इंपॉर्टेंट सेल्स जो फैगोसाइटोसिस करेंगे, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, दोनों ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस को नष्ट कर सकते हैं। तो फैगोसाइटिक सेल्स मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, मोनोसाइट्स, काफी मोनोसाइट्स कुछ समय बाद टिश्यूज के अंदर एंटर कर जाते हैं, और जब वो टिश्यूज के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस, और कहीं कहीं पर किस फॉर्म में? डेंड्राइटिक सेल्स। तो मोनोसाइट्स ही किस फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं? मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स। मैक्रोफेजेस के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, जैसे लिवर के अंदर मैक्रोफेजेस सेल्स को क्या कहते हैं? कूपफर सेल्स।
लंग्स के अंदर जो मैक्रोफेजेस घुस जाते हैं उन्हें कहते हैं डस्ट सेल्स। ब्रेन के अंदर जो मैक्रोफेजेस चले जाते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रोग्लायोसाइट्स। बोन्स के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं उन्हें कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट्स। और कनेक्टिव टिश्यूज में जो मैक्रोफेजेस चले जाते हैं उन्हें कहते हैं हिस्टियोसाइट्स। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? मैक्रोफेजेस जो टिश्यू में जाकर काम क्या करेंगे? फैगोसाइटोसिस में ही काम करेंगे। तो लिख लेंगे ए ग्रैन्युलोसाइट्स में पहला आ जाएगा मोनोसाइट्स। लार्ज डब्ल्यूबीसीज विथ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। large WBCs with kidney shaped nucleus. Next, major function phagocytosis. Major function phagocytosis. Next point. Upon entering tissues, monocytes differentiate into monocytes differentiate into macrophages and dendritic cells. Monocytes differentiate into macrophages and dendritic cells. ये इम्यून सेल्स होते हैं। ये देखो इम्यूनिटी में पढ़ेंगे अपन, एलर्जी, इन्फ्लामेशन, ये सब इम्यून सिस्टम में। डेंड्राइटिक सेल्स इम्यून सेल्स है, ये भी इम्यूनिटी में ही काम करते हैं। और है क्या? एक तरह के मोनोसाइट्स। ये डेंड्राइटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका अपीयरेंस जो होता है वो न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जैसा होता है, लंबे लंबे होते हैं। फिर ये एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोफेजेस, ये लिख लेंगे। एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोफेजेस, वो कनेक्टिव टिश्यूज में होती है, टिश्यूज के अंदर होती है, वो WBCs का टाइप नहीं है। हाँ, ये सारे लिवर में कूपफर सेल्स, लंग्स में डस्ट सेल्स, ब्रेन में माइक्रोग्लायोसाइट्स, बोन्स में ओस्टियोक्लास्ट्स, कनेक्टिव टिश्यू में हिस्टियोसाइट्स, ये सारे मैक्रोफेजेस है। क्या क्या क्या? ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं, नष्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन को तोड़ देते हैं। बता दिया मैंने। अच्छा, लेट डिस्कस हमने शुरुआत में ही कर लिया। और आखिरी हमारे पास लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, बी और टी। बी लिम्फोसाइट्स बनते और मैच्योर दोनों बोन मैरो में। टी लिम्फोसाइट्स बनते
बनते बोन मैरो में, सारे ब्लड सेल्स बनेंगे बोन मैरो में, मैच्योर होने थाइमस में जाएंगे। और हम इम्यून सिस्टम में पढ़ते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स किस तरह की इम्यूनिटी में काम करते हैं? ह्यूमोरल। और टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम करते हैं। वो आगे आगे ले रहा हूं। तो फाइनली आ गया हमारे पास लिम्फोसाइट्स। बी और टी लिम्फोसाइट्स। या टी का मतलब थाइमस है। ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ह्यूमन हेल्थ में हम पढ़ते हैं। तो बड़े WBCs कौन से थे? मोनोसाइट्स। देवर लार्ज WBCs और न्यूक्लियस हैविंग किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। हाँ, बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस पे तो एंटीबॉडीज एक्सप्रेस होती हैं और वो एंटीबॉडीज ब्लड में सर्कुलेट करके इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, इसलिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और टी लिम्फोसाइट में CD4, टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक, वो सब उसमें ही पढ़ेंगे यहाँ पे तो अपन। बट अभी के लिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स काम करेंगे और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट्स। हाँ, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, बर्ड के बोन मैरो। क्या आ जाए मतलब? दोनों बोन मैरो बर्सा ऑफ फैब्रिकस बी में, तो बर्सा ऑफ फैब्रिकस करना, नाम तो बी का वहां से आया। ब्रेसिका नेपस कहां पढ़ा था अपन ने? हेरोडिन की जीन इनकॉर्पोरेटेड थी, ट्रांसजेनिक प्लांट। हाँ, क्या क्या? सर ये इसमें हाँ लाइट आती है, हाँ फिर मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता हाँ, है। तो सर ये प्लास्टोक्विनोन है, ये ये उसका रिड्यूस फॉर्म है।
प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो रिड्यूस फॉर्म में जाएगा ऑक्सीडाइज। वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट मतलब हाँ ये इलेक्ट्रॉन ये तो हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन इसमें यहाँ लिखा है प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था इतने बड़े पैराग्राफ को मैंने सिंपल सा बताया था। ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स हैं ये प्रोटॉन भी ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन को ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। ये प्लास्टोक्विनोन। हाँ ये यहाँ से जा रहा ये है। एफएनआर क्या है? ये तो पैराडॉक्सिन है। हाँ ये एफएनआर एसआईटी अभी वाली में ये क्या है? कोई नहीं फर्क पड़ा, वो एंजाइम होगी, NADP रिडक्टेज है। नहीं ये क्या है? कुछ नहीं ये है, mention फेराडॉक्स। ना सर, अब तो ये फेराडॉक्सिन रिड्यूस्ड हो गया। हाँ तो FN नहीं है, ये गलत हो गया, FDR फेराडॉक्सिन रिड्यूस्ड। ये इसमें बस। और फिर ये जो अंदर वाले हाइड्रोजन वापस बाहर जाएंगे तो वो F NADH लेगा। NADPH ये नहीं बेटा, NADPH तो अलग चला गया, ये रहा। नहीं ये यहाँ ये तो वापस स्टोमा में चले गए। पहले ये मेरे एरो ये स्टोमा नहीं एरो नहीं करना, क्यों एरो करना, ये अलग आ गया और ये रिटर्न हुआ तो ATP हाइड्रोजन गए, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन गए ना। हाँ तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन साथ भी जाएंगे ना दोनों। ठीक है भाई चलो बाकी का